आज देखेंगे चैप्टर नंबर 7 इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। इसमें हमको टोटल 33 केसेस यहाँ पे देखने हैं। केस नंबर 1 है स्टेट ऑफ एमपी, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। यहाँ पे हमको ये देखना है कि जब कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है रिलेटेड टू लेबर लॉ, अगर किसी भी पर्सन ने क्रिमिनल ऑफेंस किया है लेकिन वो रिलेटेड टू लेबर लॉ है, तो कौन सी कोर्ट उसे डील करेगी, यहाँ पे ये समझना है। क्रिमिनल कोर्ट डील करेगी या लेबर कोर्ट डील करेगी। तो यहाँ पे इस केस को डील करने के लिए इन्होंने कई सारे पुराने केसेस देखे कि उन पुराने केसेस में क्या हुआ था। जब पहले भी कोई ऐसा केस हुआ कि जहाँ पे कोई क्रिमिनल ऑफेंस हुआ रिलेटेड टू लेबर लॉ, तो वहाँ कैसे डील किया, कौन सी कोर्ट ने उसे डील किया। तो यहाँ पे ये देखा गया कि पहले भी कई सारे ऐसे केसेस हुए जिसके अंदर जो क्रिमिनल ऑफेंसेस हुए हैं, भले वो लेबर लॉ से रिलेटेड थे, लेकिन उससे डील किया है किसने, क्रिमिनल कोर्ट ने। तो यहाँ पे यही डिसीजन आया कि क्रिमिनल कोर्ट इज द प्रॉपर फोरम फॉर क्रिमिनल ऑफेंस रिलेटेड टू लेबर लॉज। तो यहाँ पे हमारा डिसीजन क्या है कि अगर कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस होगा रिलेटेड टू लेबर लॉ है, तो वहां पे लेबर कोर्ट्स में डील नहीं होगा, क्रिमिनल कोर्ट्स में डील किया जाएगा। नेक्स्ट केस है केस नंबर 2, निविदा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। यहाँ पे केस हुआ रिलेटेड टू क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। यहाँ पे इन्होंने बोला कि सीआरपीसी में एक सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन नंबर 102, जिसमें पुलिस ऑफिसर की पावर है ऑफ सीजर। पुलिस ऑफिसर प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है। क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि प्रॉपर्टी वर्ड में क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी वर्ड इंक्लूड होगा, क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी सीज हो सकती है क्या। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, पुलिस ऑफिसर की जो सीजर की पावर है उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी प्रॉपर्टी पुलिस ऑफिसर सीज कर सकते हैं। तो उस एनी प्रॉपर्टी वर्ड में क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी वर्ड इंक्लूड होगा और क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी को सीज किया जा सकता है। सबसे पहली चीज, जो वहां पे एनी प्रॉपर्टी वर्ड लिखा है वहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी वर्ड इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी को सीज नहीं किया जा सकता। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी को सीज क्यों नहीं किया जा सकता, जब भी हम किसी प्रॉपर्टी को सीज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को सीज करना मतलब उस पर्सन के पोजीशन से ले लेना। हम उस पर्सन को वहां से डिस्पोजेस कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को लेके। तो हम बाकी कोई भी प्रॉपर्टी उस पर्सन से ले सकते हैं, उसको डिस्पोजेस कर सकते हैं। लेकिन जब बात होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप लॉक कर सकते हो, सील कर सकते हो, अटैच कर सकते हो, लेकिन आप पोजीशन नहीं ले सकते पर्सन से। आप ये नहीं बोल सकते कि हम इस इमूवेबल प्रॉपर्टी को सीज कर लेंगे, मतलब कि पोजीशन आपसे ले लेंगे। हम पोजीशन नहीं ले सकते इमूवेबल प्रॉपर्टी का उस पर्सन से, इसलिए इमूवेबल प्रॉपर्टी को सीज नहीं किया जा सकता। तो सेक्शन 102 में जो पुलिस ऑफिसर की सीजर की पावर है उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी की पावर इंक्लूड नहीं है, तो पुलिस ऑफिसर इमूवेबल प्रॉपर्टी को सीज नहीं कर सकते। नेक्स्ट केस है केस नंबर 3, इंटरटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन। सीपीसी का केस था यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रियंका मोहन है उनको एम्प्लॉय किया जाता है एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के टर्म्स पर इनको एम्प्लॉय किया जाता है। उसके बाद जो कंपनी होती है वो इन्हें टर्मिनेट कर देती है इलीगली। तो ये केस फाइल करते हैं कि मेरे लॉस ऑफ रेपुटेशन हुआ है, मेरे को इलीगली टर्मिनेट किया गया है, तो मुझे उस चीज के डैमेजेस चाहिए। कंपनी यहाँ पे बोलती है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस था जो कि एक टर्मिनेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो हमने इनको टर्मिनेट कर दिया, अब हम इनको रीइंस्टेट नहीं करेंगे, मतलब इनकी जो जॉब जो इनको वापस नहीं देंगे। कोर्ट ने यहाँ पे कंपनी को समझाया कि जो एक्स एम्प्लॉय है वो आपसे रीइंस्टेटमेंट नहीं मांग रहे हैं, वो आपसे क्या बोल रहे हैं कि आपने इलीगली उनको टर्मिनेट किया है, तो उसके क्या चाहिए, डैमेजेस चाहिए, तो जो कि वैलिड है। नेक्स्ट केस है केस नंबर 4, रविंदर कौर, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिमिटेशन एक्ट आर्टिकल 65, एडवर्स पोजीशन वेदर कैन बी यूज्ड बाय अ प्लेंटिफ इन अ टाइटल सूट हेल्ड, यस। यहाँ पे ये बात हुई है कि अगर कोई पर्सन है और उसके पास प्रॉपर्टी का एडवर्स पोजीशन है, तो क्या उसको वो टाइटल मिल सकता है, क्या उसके पास ही पोजीशन रहेगा। यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात बताई गई है कि अगर किसी भी पर्सन के पास एडवर्स पोजीशन है किसी प्रॉपर्टी का फॉर मोर देन 12 ईयर्स, तो जो ओनर है उस प्रॉपर्टी का वो भी उस पर्सन को वहां से इजेक्ट नहीं कर सकता। तो किसी भी पर्सन के पास अगर 12 साल से ज्यादा एडवर्स पोजीशन है किसी प्रॉपर्टी का, तो जो राइट टाइटल वगैरह सब रहेगा वो उस पर्सन का हो जाएगा। इवन द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी उसको इजेक्ट नहीं कर सकता उस प्रॉपर्टी से। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी होल्ड दैट अ पर्सन इन पोजीशन कैन नॉट बी आउटस्टेटेड बाय अनदर पर्सन एक्सेप्ट बाय द ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, and once 12 years period of adverse possession is over, even the owner's right to eject him is lost, and the possessory owner acquire right, title and interest possessed by the outgoing person, owner as the case may be, against whom he has
प्रिस्क्राइब। तो वही चीज लिखी हुई है कि एक बार 12 इयर्स हो गए ऑफ एडवर्स पोजीशन तो ओनर भी उस पर्सन को इजेक्ट नहीं कर सकता और जिसके पास पोजीशन है उसी के पास राइट टाइटल इंटरेस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट केस है केस नंबर 5, अनिल खड़कीवाला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डिसीजन था। यहाँ पे सीआरपीसी का केस है। यहाँ पे क्या होता है कि एक कंपनी क्लाइंट को कुछ चेक इशू करती है, अपॉन प्रेजेंटेशन वो चेक डिसऑनर हो जाते हैं, तो जो क्लाइंट है वो डायरेक्टर और कंपनी के अगेंस्ट में केस फाइल करता है। यहाँ पे क्या होता है, एक पर्सन कंपनी में डायरेक्टर थे लेकिन चेक इशू होने से पहले ही उन्होंने रिजाइन दे दिया था, लेकिन यहाँ पे उनके अगेंस्ट भी केस फाइल हो जाता है, तो वो यहाँ पे डिफेंस लेंगे। जब यहाँ पे केस फाइल हुआ तो जो एक्स डायरेक्टर थे इन्होंने यहाँ पे डिफेंस लिया, लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्लियरली ये नहीं बताया कि चेक इश्यू होने से पहले कोई ऐसा प्रूफ नहीं दिया जिसमें इन्होंने ये प्रूफ किया हो कि चेक इश्यू होने से पहले मैं रिजाइन कर चुका था। तो यहाँ पे इन्होंने डिफेंस तो लिया लेकिन इन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया कि चेक इश्यू होने से पहले ही मैं रिजाइन दे चुका था। तो एक इनकी एप्लीकेशन आई जिसमें इन्होंने डिफेंस लिया लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसमें उन्होंने क्लियरली कुछ भी मेंशन नहीं किया था। अब इन्होंने सेकेंड एप्लीकेशन दी और उस सेकेंड एप्लीकेशन में इन्होंने बताया कि मैं चेक इशू होने से पहले ही रेजिग्नेशन दे चुका था प्रूफ के साथ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन इन्वॉल्व था वो ये था कि क्या एक से ज्यादा एप्लीकेशन फाइल हो सकती है। जब आपने पहली एप्लीकेशन में हमको नहीं बताया कि आपका रेजिग्नेशन हो चुका है प्रूफ के साथ, अब आप दूसरी एप्लीकेशन लेके आए हो, प्रूफ लेके आए हो कि आपका रेजिग्नेशन पहले ही हो चुका था, तो दूसरी एप्लीकेशन को कंसिडर किया जाए या नहीं किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन यहाँ पे आया कि दूसरी एप्लीकेशन को यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। तो दूसरी एप्लीकेशन को यहाँ पे कंसिडर किया गया और उससे ये प्रूफ हो गया क्योंकि उसमें प्रूफ के साथ उन्होंने ये प्रेजेंट किया था कि उनका रेजिग्नेशन पहले ही हो चुका है। नेक्स्ट केस है केस नंबर 6, थॉमस चाको, केरला हाईकोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। यहाँ पे क्या होता है, जुरिस्डिक्शन की बात हुई है कि कौन से हाईकोर्ट का जुरिस्डिक्शन लगेगा। यहाँ पे क्या होता है कि डीआरटी की जो सीट है वो एर्नाकुलम की रहती है, मतलब कि केरला, और डीआरएटी की जो सीट होती है, मतलब जो अपीलेट ट्रिब्यूनल की सीट है, वो चेन्नई की है, मतलब तमिलनाडु। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि कौन सी हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि जो केस की स्टार्टिंग हुई है, जो डीआरटी है वो एर्नाकुलम मतलब केरला से हुई है, और फिर जो अपील गई है वो कहाँ गई है, चेन्नई में, मतलब कि तमिलनाडु में गई है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कौन सी हाई कोर्ट का यहाँ पे जुरिस्डिक्शन रहेगा डीआरएटी को डायरेक्ट करने के लिए, केरला का या तमिलनाडु का। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो हमारा केस है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ है, इनिशिएट कहाँ से हुआ है, एर्नाकुलम से, मतलब कि केरला से हुआ है। तो जो हाई कोर्ट ऑफ केरला है उनका जुरिस्डिक्शन रहेगा डायरेक्ट करने के लिए डीआरएटी एट चेन्नई। नेक्स्ट केस है केस नंबर 7, सीमेंट वर्कर्स मंडल, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। यहाँ पे क्या होता है कि कोलकाता बेस्ड कंपनी होती है, जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कोलकाता में है। कंपनी की जो फैक्ट्री होती है, कंपनी की जो यूनिट होती है वो पोरबंदर गुजरात में है। कंपनी की एक सीमेंट यूनिट है जो कि पोरबंदर गुजरात में होती है। तो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कोलकाता में है और उसकी एक फैक्ट्री कहाँ पे है, पोरबंदर गुजरात में। अब जो कंपनी है वो बंद हो जाती है, जो वर्कर्स हैं उनको उनके वेजेस नहीं मिलते, जो लेंडर्स हैं जिन्होंने कुछ पैसे लेने थे कंपनी से उनको उनके पैसे नहीं मिलते। तो एक तरफ जो कंपनी के लेंडर्स हैं जिनको पैसे लेने हैं कंपनी से, वो कोलकाता में कंपनी की प्रॉपर्टीज को अटैच करवा के पब्लिक ऑक्शन में सोल्ड करवा देते हैं, और दूसरी तरफ कंपनी के जो वर्कर्स हैं जिनको वेजेस मिलना बाकी है, वो लोग गुजरात हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करते हैं और कहते हैं कि जो लेंडर्स ने प्रॉपर्टी सोल्ड करवाई है, लेंडर्स को बोलो कि 50% पैसा डिपॉजिट करें ताकि हमारे वेजेस का पेमेंट हो। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन आया कि जो वर्कर्स हैं उन्होंने प्रॉपर कोर्ट में केस फाइल किया है या नहीं किया है, सबसे पहली चीज। तो हम अगर देखें तो कंपनी की एक यूनिट गुजरात में ऑलरेडी है, जो वर्कर्स है कंपनी के वो भी सब गुजरात के हैं, तो यहाँ पे वो लोग गुजरात हाई कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जब डिसीजन आया तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कोलकाता हाई कोर्ट में केस फाइल करना जरूरी नहीं है, क्योंकि कंपनी की यूनिट गुजरात में बेस्ड है, तो यहाँ पे भी जुरिस्डिक्शन रहेगा, तो गुजरात हाई कोर्ट में भी आप केस फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट केस है केस नंबर 8, स्कीम्ड ओवरसीज, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था और बहुत सिंपल सा केस है। पिटिशनर फाइल फॉल्स एफिडेविट इन जुडिशियल प्रोसीडिंग। एफिडेविट होता क्या है, एफिडेविट शपथ पत्र होता है जहाँ पे आपने जो भी लिखा होता है वो हम ये प्रूफ करवाना चाहते हैं कि आप जो भी बोल रहे हो वो सब सही है, और अगर आप वहीं पे फॉल्स एफिडेविट जुडिशियल प्रोसीडिंग में सबमिट करोगे तो क्या होगा, आपके ऊपर पेनल्टी तो लगाई जाएगी। तो यहाँ पे भी यही हुआ कि एक पर्सन ने फॉल्स एफिडेविट जुडिशियल प्रोसीडिंग में प्रेजेंट किया, हाई कोर्ट ने वहां पे 10 लाख रुपए उनके ऊपर इम्पोज किए।
नेक्स्ट केस है केस नंबर 9, विलयाती राम मित्तल, दिल्ली हाईकोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। सीपीसी का केस है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। अब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में डिले होता है। ए पर्सन बी पर्सन पे केस फाइल करता है शिमला में फॉर रिकवरी ऑफ डैमेजेस, और बी पर्सन ए पर्सन के अगेंस्ट में केस फाइल कर देता है दिल्ली में फॉर फेलियर टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। तो ए ने बी के अगेंस्ट में शिमला में केस फाइल कर दिया कि जितना मैंने काम किया उतना मुझे पैसा रिकवर करना है, और बी ने ए के अगेंस्ट में केस फाइल कर दिया दिल्ली में कि तुमको जो मैंने ऑब्लिगेशन दिया था, जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन था, तुमने उसको परफॉर्म नहीं किया, तुम उसमें फेल हो गए, तो मुझे क्या करना है, अमाउंट रिकवर करना है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो दोनों केस है ये ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन बेस्ड है, सेम इशू इसमें इन्वॉल्व है, तो क्या दूसरा वाला सूट यहाँ पे स्टे लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे डिसीजन ये आया कि भले कॉज ऑफ एक्शन सेम है लेकिन जो इन्होंने रिलीफ मांगा है वो क्या है, डिफरेंट है, तो दोनों कोर्ट में केसेस चलेंगे और स्टे नहीं लगेगा। नेक्स्ट केस है केस नंबर 10, सेफ लाइफ फाउंडेशन एंड अनादर, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। राइट टू लिव विक्टिम्स ऑफ रोड एक्सीडेंट, गुड समैरिटन लॉ, एससी अप्रूव द गाइडलाइन एंड मेक इट अ लॉ। समैरिटन मतलब कि वो लोग जो विक्टिम्स ऑफ रोड एक्सीडेंट होते हैं उनकी हेल्प करते हैं, उनकी लाइफ बचाते हैं। तो यहाँ पे ये डिस्कस हुआ है कि उनके लिए भी कुछ लॉ होना चाहिए ताकि उनको प्रोटेक्शन मिल सके। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उससे रिलेटेड गाइडलाइंस को अप्रूव किया एंड मेक्स इट लॉ। नेक्स्ट केस है केस नंबर 11, रमेश राजा गोपाल, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। यहाँ पे कंपनी है डीपीपीएल, देवी पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड। डीपीपीएल की यहाँ पे 3 यूनिट्स रहती है। यहाँ पे जो यूनिट सी है उसको हेड करते हैं यहाँ पे जो अपीलांट है वो। तीनों जो यूनिट्स है वो डीपीपीएल जो कंपनी है उसी की यूनिट्स रहती हैं, लेकिन जो यूनिट सी है उसको यहाँ पे जो अपीलांट है वो क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। यूनिट सी का जो प्राइमरी बिजनेस है वो होता है कंसल्टेंसी सर्विस का। तो जो डायरेक्टर है, जो अपीलांट है यहाँ पे, वो ऐसा सोचते हैं कि जो यूनिट सी है उसका बिजनेस इंप्रूव किया जाए, उसमें जो कंसल्टेंसी सर्विस हम दे रहे हैं उसको हम इंप्रूव करते हैं, और उसको इंप्रूव करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, एक वेब पेज अलग से क्रिएट करते हैं। अभी जो डीपीपीएल पूरी कंपनी है इसमें और भी लोग हैं जो कि अपीलांट के रिलेटिव्स हैं और इनके बीच में कई सारे डिस्प्यूट पहले से चल रहे हैं। उन्होंने केस फाइल कर दिया कि जो अपीलांट जो है वो नया वेब पेज बना के हमारे साथ फ्रॉड करना चाहता है, कंपनी में फ्रॉड करना चाहता है, तो उन्होंने इस पे केस फाइल कर दिया। जब ये केस कोर्ट में गया तो कोर्ट ने देखी सारी चीज़ों को, कोर्ट ने देखा कि क्या क्या हुआ है, कैसे ट्रांजेक्शन हुआ है। कोर्ट ने ये देखा कि क्या कोई इन्वॉइसेज अलग से यूनिट सी ने रेज किए हैं, क्या कोई ऐसा अमाउंट है जो यूनिट सी ने रेज किया हो। सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखा। तो सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया कि हमने सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखा है, कोई भी इनवॉइसेस ऐसे नहीं है, कोई भी पेमेंट ऐसा नहीं है जो कि डायरेक्टली यूनिट सी ने रेज किया हो। इवन जो यूनिट सी है उन्होंने ये मेंशन भी किया है कि जो यूनिट सी है वो यूनिट है किसकी, डीपीपीएल की। उन्होंने कोई भी डायरेक्टली फंड, कोई भी अमाउंट रेज करने का ट्राई नहीं किया, तो जो कि ये शो करता है कि यहाँ पे कोई भी इंटेंशन नहीं है फ्रॉड करने का। तो यहाँ पे जो डायरेक्टर है उसके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन स्टार्ट नहीं की जाएगी। नेक्स्ट केस है केस नंबर 12, आरबीआई, दिल्ली हाईकोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। यहाँ पे बात हुई है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन एजेंसीज की। यहाँ पे कंपनी आरबीआई के पास जाती है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन एजेंसी का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, जो कि आरबीआई डिनाई कर देता है। आरबीआई मना कर देता है कि हम आपको उसका रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे। दूसरी चीज यहाँ पे ये हुई कि वो फिर क्वेश्चन करते हैं आरबीआई से कि आप बताओ कि कितनी कंपनीज को आप क्रेडिट इन्फॉर्मेशन एजेंसी का रजिस्ट्रेशन देने वाले हैं। तो आरबीआई वो इन्फॉर्मेशन देने से भी मना कर देता है। आरबीआई डिनाई कर देता है कि हम आपको ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो जो कंपनी है इसको चैलेंज करती है। दिल्ली हाईकोर्ट का यहाँ पे डिसीजन ये आया कि आरबीआई को ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी है या नहीं देनी है, ये आरबीआई का डिस्क्रिशन होगा। अगर आरबीआई चाहे तो वो इन्फॉर्मेशन देने से डिनाई भी कर सकता है। नेक्स्ट केस है केस नंबर 13, जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड, दिल्ली हाईकोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। यहाँ पे कंपनी गुड्स को हैंड ओवर करती है टू जेट एयरवेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। जेट एयरवेज ये गुड्स को क्या कर देते हैं, एक एजेंसी को दे देते हैं फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन। जो कंसाइनमेंट है वो डिलीवर ही नहीं होता। कंपनी केस फाइल कर देती है जेट एयरवेज पे। जेट एयरवेज का कहना होता है कि हम तो यहाँ पे लाइबल ही नहीं है। अब यहाँ पे ये जो सिचुएशन है इसके अकॉर्डिंग ये समझना है कि कौन लाइबल होगा, किसकी लाइबिलिटी होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे 2 रूल, एक है रूल नंबर 22 और एक है रूल नंबर 25। रूल नंबर 22 में बेनिफिट दिया गया है कि अगर कोई भी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए आया है और उसमें आपकी कोई गलती नहीं है तो उस केस में रूल नंबर 22 एप्लीकेबल होगा, जहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी का बेनिफिट मिलेगा।
लेकिन वहीं पे रूल नंबर 25 कहता है कि जैसे हमने गुड्स जेट एयरवेज को दिए, अगर वहां पे जेट एयरवेज का मिसकंडक्ट है और उस वजह से गुड्स डिलीवर नहीं होते, तो वहां पे जेट एयरवेज क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। तो वहां पे जेट एयरवेज की गलती मानी जाएगी और जो जेट एयरवेज है उनके ऊपर ओनस रहेगा, उनको ये प्रूव करना होगा कि उनका कोई मिसकंडक्ट नहीं था। यहाँ पे जो जेट एयरवेज है उनके ऊपर ओनस था, उनको ये प्रूव करना था कि उनका कोई मिसकंडक्ट नहीं है, बट जेट एयरवेज फेल हो जाते हैं, वो कोई भी एविडेंस वहां पे नहीं प्रेजेंट कर पाते जो कि प्रूव कर दे कि उनका कोई मिसकंडक्ट नहीं है, तो यहाँ पे जेट एयरवेज ही लाइबल रहेंगे फॉर द लॉसेस। नेक्स्ट केस है केस नंबर 14, भूपेंद्र सिंह बावा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यहाँ पे डिसीजन था। दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट से रिलेटेड ये केस है। यहाँ पे केस क्या होता है, ये केस होता है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में। लैंडलॉर्ड यहाँ पे बात करते हैं कि टेनेंट को एविक्ट करना है। लैंडलॉर्ड का यहाँ पे ग्राउंड होता है कि मेरे बेटे को यहाँ पे बिजनेस करना है उस प्रॉपर्टी पे जहाँ पे अभी टेनेंट रह रहे हैं, तो टेनेंट को यहाँ से एविक्ट करना है ताकि उनका जो सन है वो वहां पे बिजनेस कर सके। टेनेंट एविक्शन से मना कर देता है। टेनेंट का ये ग्राउंड होता है कि आपके पास और भी सेवरल अदर प्रॉपर्टीज है, तो आप वहां पे बिजनेस कर सकते हैं, तो आप वहां जाके बिजनेस कीजिए, हम यहाँ से एविक्ट नहीं होंगे। केस कोर्ट में जाता है। जो लैंडलॉर्ड है वो कोर्ट में ये प्रूव करते हैं कि जो बिजनेस हमें करना है उसके लिए सबसे प्राइम लोकेशन की जो प्रॉपर्टी है वो वही वाली प्रॉपर्टी है, इसलिए हम चाहते हैं कि टेनेंट वहां से एविक्ट हो जाए। तो कोर्ट ने भी उसको इस ग्राउंड पे अलाउ किया। तो बेसिकली टेनेंट मना कर रहा है कि हम इस प्रॉपर्टी से एविक्ट नहीं होंगे क्योंकि आपके पास और भी अदर प्रॉपर्टी है, आप वहां पे जाके भी बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन जो लैंडलॉर्ड है उनका कहना है कि प्राइम लोकेशन की जो ये प्रॉपर्टी है यही सुटेबल है हमारे बिजनेस के लिए, तो कोर्ट ने लैंडलॉर्ड के फेवर में डिसीजन दिया। नेक्स्ट केस है केस नंबर 15, इनोवेटिव टेकपैक लिमिटेड, दिल्ली हाईकोर्ट का डिसीजन था। कंपनी कुछ गुड्स को इंपोर्ट करवाते हैं, एक प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाती है इनके अगेंस्ट में। आफ्टर 6 इयर्स, 6 साल बाद एक प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाती है इनके अगेंस्ट में कि इन्होंने बिल ऑफ एंट्री की कॉपी प्रेजेंट नहीं की है। कंपनी आउट ऑफ 9 बिल ऑफ एंट्री 6 बिल ऑफ एंट्री को प्रेजेंट कर देते हैं, 3 वो प्रेजेंट नहीं कर पाते क्योंकि ऑलरेडी 6 इयर्स हो चुके हैं, तो वो 3 बिल ऑफ एंट्री को प्रेजेंट नहीं करते। लेकिन उसके बाद भी उनके ऊपर पेनल्टी को इम्पोज कर दिया जाता है। जब दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस जाता है तो दिल्ली हाई कोर्ट का यहाँ पे कहना होता है कि प्रोसीडिंग्स को 6 ईयर बाद इनिशिएट किया गया, उसमें से भी कंपनी ने 6 बिल ऑफ एंट्री तो प्रेजेंट कर दिए हैं, इसलिए यहाँ पे कोई भी पेनल्टी को इम्पोज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट केस है केस नंबर 16, एमजीआर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। यहाँ पे इंडस्ट्री पे पंचायत टैक्स लिवाई किया गया। इंडस्ट्री का कहना था कि एक्ट में पंचायत टैक्स से हमको एग्जम्पशन मिली है, जो भी इंडस्ट्रीज है उनको, तो हम यहाँ पे टैक्स का पेमेंट नहीं करेंगे, हमको एग्जम्पशन है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे कहा कि आपको टैक्स की एग्जम्पशन इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि जो इंडस्ट्रीज को नोटिफाई किया गया है उन्हीं नोटिफाइड इंडस्ट्रीज को एग्जम्पशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन गया तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से एग्री किया कि जिनको नोटिफाई किया गया है उनको एग्जम्पशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। नेक्स्ट केस है केस नंबर 17, डीएम ओरिएंटल इंश्योरेंस, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। यहाँ पे एक्सीडेंटल कंपनसेशन की बात हुई है। 2 लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, वहां पे उनके जो लीगल हायर्स होते हैं वो कंपनसेशन के लिए अप्लाई करते हैं। ट्रिब्यूनल अलाउ कर देता है कंपनसेशन फॉर विक्टिम्स, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को वो जो कंपनसेशन का अमाउंट है वो सही नहीं लगता, तो इंश्योरेंस कंपनी केस फाइल करती है फॉर रिडक्शन इन कंपनसेशन। लेकिन क्लेमरेंट का कहना होता है कि कंपनसेशन एनहांस होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन ये आता है, ना ही कंपनसेशन को रिड्यूस किया जाएगा ना ही उसे एनहांस किया जाएगा। ट्रिब्यूनल ने जितना कंपनसेशन अलाउ किया है उतना ही सही है। नेक्स्ट केस है केस नंबर 18, फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। यहाँ पे हाउस टैक्स लिवाई किया गया था, उसके लिए केस फाइल किया। जो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट थी उन्होंने सूट को अलाउ किया। जब सेकंड अपील हाई कोर्ट में गई तो हाई कोर्ट ने उसे डिसमिस कर दिया ऑन द ग्राउंड कि इसके अंदर कोई भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए हम इसको डिसमिस कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह एनालिसिस किया कि हाउस टैक्स लिवाई करने से रिलेटेड केस है तो उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, इसलिए अपील को अलाउ किया जाए। नेक्स्ट केस है केस नंबर 19, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अवॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट टू ऑपरेट बर्थ, सक्सेसफुल बिडर वाज ऑलरेडी ऑपरेटिंग अ बर्थ इन द पोर्ट, हाई कोर्ट कैंसल द अवार्ड वेदर करेक्ट हेल्ड नो। यहाँ पे जो वेसल ओनर और ऑपरेटर हैं जो कि पोर्ट की बर्थ के लिए बिडिंग करते हैं, यहाँ पे उनकी बात हो रही है। यहाँ पे जो बिडर हैं वो लोग बिड करते हैं बर्थ ऑपरेट करने के लिए। उसके बाद क्या होता है कि एक बिडर जिसको ऑलरेडी बर्थ मिल चुकी है ऑपरेट करने के लिए, वो फिर से बिड करते हैं एक और बर्थ को ऑपरेट करने के लिए। वो कुछ और बिड लगाते हैं ताकि उनको और बर्थ मिल सके। यहाँ पे जो अपोनेंट है उनका कहना होता है कि क्लॉज में क्लियरली
ये लिखा हुआ है कि हमें यहाँ पे मोनोपोली अवॉइड करनी है। अगर आपको एक बिड ऑलरेडी मिल चुकी है तो आप दूसरे के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और ये इसलिए ताकि मोनोपोली ना रहे। सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये डिसीजन गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको एनालिसिस किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मोनोपोली की हम तब बात करते हैं जब कोई अकेला व्यक्ति हो। यहाँ पे जो बर्थ के लिए बिडिंग की है वो किसी एक पर्सन ने नहीं की है, बहुत सारे लोगों ने की है और सबको अलॉटमेंट किया गया है। तो यहाँ पे कोई मोनोपोली की बात नहीं है। ऑलरेडी जो लोग बिड में सक्सेसफुल हो चुके हैं वो लोग फर्दर अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई मोनोपोली वाली बात नहीं है। यहाँ पे कोई एक अकेला व्यक्ति बिड नहीं कर रहा है, यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेटर हैं। नेक्स्ट केस है केस नंबर 20, द महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डिसीजन है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा इन्वॉल्व है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके एम्प्लॉय को निकाल दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। तो वो जो एम्प्लॉय है वो कोऑपरेटिव कोर्ट में जाता है केस फाइल करने के लिए। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल सा इन्वॉल्व है कि अगर कोई एम्प्लॉय को डिसमिस कर दिया जाता है तो डिस्प्यूट के लिए कोऑपरेटिव कोर्ट जाएगा या उसे लेबर कोर्ट में जाना चाहिए था। तो यहाँ पे इस चीज को क्लियर किया गया कि जब भी बात होती है रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी तो हम कोऑपरेटिव कोर्ट में जाते हैं। लेकिन अगर एम्प्लॉय को डिसमिस कर दिया गया है, डिस्प्यूट है सोसाइटी और एम्प्लॉय के बीच में, देन आपको फिर वहां पे लेबर कोर्ट में जाना होगा। नेक्स्ट केस है केस नंबर 21, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया था रजिस्ट्रेशन ऑफ BS3 स्टेज व्हीकल्स। BS3 मतलब भारत स्टेज 3 का मतलब है बेसिकली एक एमिशन स्टैंडर्ड्स के व्हीकल। सुप्रीम कोर्ट ने BS3 स्टेज के जो व्हीकल्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन पे बैन लगा दिया था। BS3 BS4 इज बेसिकली एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो भी BS3 स्टेज व्हीकल्स होंगे उसके रजिस्ट्रेशन पे बैन हो जाएगा। अब जो भी कंपनी है वो BS4 के व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करे, BS3 के रजिस्ट्रेशंस बैन हो जाएंगे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। यहाँ पे कंपनी ने 1 अप्रैल 2017 के बाद भी BS3 व्हीकल्स को सेल करवाना चाहा, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, 1 अप्रैल से कोई भी रजिस्ट्रेशन BS3 व्हीकल्स का नहीं होगा, BS4 की मैन्युफैक्चरिंग होगी। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी उनका कहना था कि जो BS3 व्हीकल्स हैं वो हम मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे 1 अप्रैल 2017 से, लेकिन हम 31 मार्च तक तो उसको मैन्युफैक्चर कर सकते थे। तो जो हमने मैन्युफैक्चर किए हैं हम उसका स्टॉक का क्या करें, हमको वो सेल तो करना पड़ेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि जब आपको पहले से पता था कि 1 अप्रैल से ये बैन हो रहे हैं, प्रोहिबिटेड है, आप बिल्कुल भी उनको सेल नहीं कर सकते, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, रजिस्टर नहीं कर सकते, तो आपको मैन्युफैक्चर नहीं करना था। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए। नेक्स्ट केस है केस नंबर 22, कंसोर्टियम ऑफ चित्तौड़गढ़। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। यहाँ पे नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन बिड इनवाइट करता है। यहाँ पे जो दो बिडर्स होते हैं, एक बिडर की बिड होती है 852 करोड़ और दूसरे की होती है 851 करोड़। तो ऑब्वियस सी बात है कि 851 करोड़ जिसने कम बिड की है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। जब 851 को एक्सेप्ट किया गया तो जिसने 852 करोड़ की बिड की थी उसका यहाँ पे कहना था कि आपको हमारी बिड एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि जिसने 851 करोड़ की बिड लगाई है उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो अपने सब्सिडरी कंपनी के एक्सपीरियंस पे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बिड कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो भले ही अपनी सब्सिडरी के एक्सपीरियंस पे बिड कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। नेक्स्ट केस है केस नंबर 23, महर्षि मार्कंडेश्वर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। यहाँ पे केस ये होता है कि एक मेडिकल कॉलेज है और वो मेडिकल कॉलेज अफिलिएटेड होता है टू अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। उन्हीं की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिससे वो एफिलिएटेड है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का कहना होता है कि आपको हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होना पड़ेगा, भले ही आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अगर एफिलिएटेड है तो ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से भी एफिलिएशन हो। नेक्स्ट केस है केस नंबर 24, ग्लेक्सो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। जो कंपनी है वो यहाँ पे ड्रग्स ऑर्डर 1987 नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग एग्जम्पशन क्लेम करने का बोलते हैं, लेकिन गवर्नमेंट मना कर देती है कि जो एग्जम्पशन है वो आपको नहीं मिलेगी। और क्यों नहीं मिलेगी, उसका रीजन ये था कि जो आपने सेल प्राइस रखी है, जो आप ड्रग मैन्युफैक्चर करते हो उसकी जो सेल प्राइस आपने रखी है वो हायर देन है कंट्रोल प्राइस, तो हम आपको वो एग्जम्पशन नहीं दे सकते। तो ये केस सुप्रीम कोर्ट तक जब गया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपील को अलाउ किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्जम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी आप सेल प्राइस के बेसिस पे डिसाइड नहीं कर सकते। आप इस बेसिस पे डिसाइड नहीं कर सकते कि सेल प्राइस हाई रखा है तो हम आपको एग्जम्पशन नहीं देंगे। अगर वो पर्सन नोटिफिकेशन में कवर हो रहे हैं और उन्हें एग्जम्पशन मिलनी चाहिए तो यहाँ पे एग्जम्पशन अलाउ की जाएगी।
नेक्स्ट केस है केस नंबर 25 अपोलो टायर्स वर्सेस पायनियर ट्रेडिंग। दिल्ली हाई कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिजाइन एक्ट ट्रेड पैटर्न ऑफ ट्रक टायर वेदर एंटाइटल टू कॉपीराइट प्रोटेक्शन हेल्ड यस। अब सबसे पहली चीज की ट्रेड पैटर्न होता क्या है। जब हम ट्रक के टायर की बात करते हैं तो उसमें जो एक पैटर्न बना हुआ है, उसमें जो एक बेसिकली डिजाइन बनी हुई है, उसे ट्रेड पैटर्न कहा जाता है। और जो भी कंपनी ट्रक के टायर बनाती है उनके लिए वो पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनके उस पैटर्न से, उस ट्रेड पैटर्न से उनकी कंपनी को जाना जाता है कि अगर इस तरीके का पैटर्न है मतलब ये इस कंपनी का है। जो अपोलो टायर्स है उनका एक ट्रेड पैटर्न होता है और वही सेम ट्रेड पैटर्न पायनियर ट्रेडिंग यूज कर लेता है। तो यहाँ पे अपोलो टायर्स ने केस फाइल किया है कि हमें कॉपीराइट प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि हमारा ट्रेड पैटर्न पायनियर ट्रेडिंग यूज कर रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि क्या ट्रेड पैटर्न ऑफ ट्रक टायर को भी कॉपीराइट प्रोटेक्शन मिल सकता है। तो यस, कॉपीराइट प्रोटेक्शन मिलेगा क्योंकि आपके उस डिजाइन से आपका प्रोडक्ट जाना जाता है, इसलिए यहाँ पे कॉपीराइट प्रोटेक्शन मिलेगा। नेक्स्ट केस है केस नंबर 26 मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कंचन मेहता। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था और केस है रिलेटेड टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 डिसऑनर ऑफ चेक कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस प्रिंसिपल एक्सप्लेन एंड गाइडलाइन लेट डाउन। यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से रिलेटेड केस हुआ है जिसमें कुछ प्रिंसिपल समझाए गए, कुछ गाइडलाइन समझाई गई है कि जब ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो क्या होगा। अब सिचुएशन यहाँ पे क्या हुई है, कंपनी ने कंचन मेहता को चेक इशू किए और चेक हो जाते हैं डिसऑनर। अब जब चेक डिसऑनर हुए तो कंचन मेहता ने सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कंप्लेन फाइल की। कंपनी ने यहाँ पे बोला कि जो हमारे चेक डिसऑनर हो गए हैं, हम या तो हमारे ऑफेंस की कंपाउंडिंग करवाना चाहते हैं या इन ऑल्टरनेट हम ये चाहते हैं कि हमारा पर्सनल अपीयरेंस एग्जम्प्ट कर दिया जाए। तो यहाँ पे कई सारे ग्राउंड्स रेज किए गए कि यहाँ पे कंपाउंडिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे प्रिंसिपल्स बताए, गाइडलाइंस बताई। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जब हम बात करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कुछ गलत हुआ है, चेक का डिसऑनर हुआ है, तो वो प्राइमरीली एक सिविल रॉन्ग है और क्योंकि वो सिविल रॉन्ग है तो हम उसको इतना स्ट्रिक्टली ट्रीट नहीं करेंगे जैसा कि हम क्रिमिनल ऑफेंसेस को करते हैं। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सारे गाइडलाइंस प्रिंसिपल बताए और कहा कि अगर जो कंपनी है वो चेक का पूरा अमाउंट विद जो भी कॉस्ट लगी है, विद जो भी इंटरेस्ट है, अगर वो पे कर दे तो फर्दर कोई भी पनिटिव एक्शन नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट केस है केस नंबर 27 आत्माराम प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो टेनेंट से रिकवर किया जा सकता है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स है तो हम उसको टेनेंट से रिकवर कर सकते हैं, लेकिन जो दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट है वो कहता है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स का पेमेंट है वो लैंडलॉर्ड करेगा। तो एक तरफ दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल जो बोलता है कि प्रॉपर्टी टैक्स टेनेंट से रिकवर किया जा सकता है और दूसरी तरफ दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट है जो बोलता है कि लैंडलॉर्ड हाउस टैक्स का पेमेंट करेगा। दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट में एक और बात लिखी हुई है कि अगर कोई टेनेंट रेंट का पेमेंट नहीं करता तो आप उसको प्रॉपर्टी से एविक्ट कर सकते हो। तो अभी हमने क्या देखा कि न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल एक्ट बोलता है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो हम टेनेंट से रिकवर कर सकते हैं। दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट क्या कहता है कि जो रेंट है वो टेनेंट देगा और जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसका पेमेंट लैंडलॉर्ड करेगा। दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट में ही ये चीज लिखी हुई है कि जो रेंट है अगर उसमें कुछ भी अरियर होता है, पेमेंट नहीं होता, तो टेनेंट को एविक्ट किया जा सकता है प्रॉपर्टी से। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि जो टेनेंट है उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स का पेमेंट नहीं किया था, तो क्या इस ग्राउंड पे उनको एविक्ट कर सकते हैं? क्या रेंट वर्ड में प्रॉपर्टी टैक्स इंक्लूड रहेगा? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास जब केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट है उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई टेनेंट रेंट का पेमेंट नहीं करे तो हम उन्हें क्या कर सकते हैं, एविक्ट कर सकते हैं। उसमें रेंट वर्ड में प्रॉपर्टी टैक्स इंक्लूड नहीं है, तो इस ग्राउंड पे कि टेनेंट ने प्रॉपर्टी टैक्स का पेमेंट नहीं किया, इस ग्राउंड पे आप उससे एविक्ट नहीं कर सकते अंडर रेंट एक्ट। नेक्स्ट केस है केस नंबर 28 कैनरा बैंक। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। यहाँ पे क्या होता है कि कैनरा बैंक में एक पर्सन वर्किंग कर रहे हैं और वो फ्रॉडुलेंटली कस्टमर के अकाउंट से मनी विड्रॉ कर लेते हैं। अब उन्होंने जब इस तरीके का फ्रॉड किया है तो उन्हें सर्विस से डिसमिस कर दिया जाता है। डिसमिस करने के बाद जो उनके कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो उनके होते हैं जैसे कि पीएफ होता है, ग्रेच्युटी होता है, तो वो बैंक क्या कर लेती है, विथहेल्ड कर लेती है, बैंक देने से मना कर देती है, बैंक पेमेंट करने से मना कर देती है। तो यहाँ पे बैंक वो जो अमाउंट विथहेल्ड किया है रिटायरमेंट बेनिफिट्स का, उससे जो भी लॉसेस हुए हैं उसको रिकवर करती है और नेट अमाउंट एम्प्लॉय को पे कर देती है। अब एम्प्लॉय इसके लिए केस फाइल करता है कि आप इस तरीके से हमारा जो पैसा है वो विथहेल्ड करके नहीं रख सकते। तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था कि बैंक ने बिल्कुल करेक्ट किया है, क्योंकि पहले तो जो एम्प्लॉय है उन्होंने फ्रॉड किया, फ्रॉड करने के बाद जब उन्होंने फ्रॉड किया है तो जो अमाउंट उनका बैंक के पास होगा बैंक वहीं से लॉसेस को क्या करेगी, एडजस्ट करेगी। दैट इज करेक्ट।
नेक्स्ट केस है केस नंबर 29, बी सुनीता वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। यहाँ पे केस क्या होता है, जो हमें भी एज अ कंपनी सेक्रेटरी ध्यान रखनी ये चीज है। यहाँ पे एक एडवोकेट जिन्होंने सर्विस देने के लिए अपने क्लाइंट से एक बेसिक अमाउंट ऑफ ₹10 लाख टूवर्ड्स फीस चार्ज किया। तो 10 लाख रुपए तो वो एडवोकेट अपने क्लाइंट से ले ही रहे थे। एडवोकेट ने 10 लाख रुपए तो लिए, साथ ही साथ एडवोकेट ने अपने क्लाइंट को कहा कि अगर आपके फेवर में केस आ जाता है तो आप एक चेक हमें दो, हम एक फीस बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ अमाउंट हम आपसे क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। अब क्लाइंट ने चेक दे दिया, क्लाइंट का जो चेक है वो डिसऑनर हो जाता है। डिसऑनर हो गया तो एडवोकेट ने केस फाइल किया। अब जब केस कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने जब इस केस को देखा तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जो एडवोकेट है उन्होंने 10 लाख रुपए इसकी फीस तो चार्ज की है, साथ ही साथ उन्होंने क्या करा है, एक परसेंटेज भी लिया है, जो कि अनएथिकल प्रैक्टिस है। ऐसा आप नहीं कर सकते। आप ऑलरेडी एक पर्टिकुलर फीस ले चुके थे, लेकिन आप उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट आप एक परसेंटेज ऑफ फीस उनसे चार्ज कर रहे हो, जो कि अनएथिकल प्रैक्टिस है। तो यहाँ पे बोला गया कि एडवोकेट वो फीस रिकवर नहीं कर सकते। नेक्स्ट केस है केस नंबर 30, एशियन रीसर्फेसिंग ऑफ रोड एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। सिंपल सा केस है। यहाँ पे बस प्रिंसिपल और गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने बताई है, ये बात हुई है। किसी भी कोर्ट की प्रोसीडिंग को कितने टाइम तक स्टे किया जा सकता है, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे गाइडलाइन दी है। बस इतना सा केस है। नेक्स्ट केस है केस नंबर 31, शिव सिंह वर्सेस हिमाचल प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। यहाँ पे लैंड एक्विजिशन की बात हुई है। जो शिव सिंह है, इनकी लैंड गवर्नमेंट एक्वायर करती है फॉर पब्लिक पर्पस, बेसिकली फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। अब जब गवर्नमेंट इनको नोटिस देती है कि आपकी लैंड एक्वायर कर रहे हैं हम, तो गवर्नमेंट ने इनको नोटिस दे दिया, लेकिन इनकी तरफ से जो ऑब्जेक्शन आना चाहिए था, जिसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कि एक बार जो उनको ऑब्जेक्शन रेस करने का मौका देना चाहिए था, वो नहीं दिया। गवर्नमेंट ने नोटिस दिया और उनकी लैंड को एक्वायर कर लिया, लेकिन जो ओनर को टाइम मिलना चाहिए था ऑब्जेक्शन रेस करने का, वो नहीं दिया। इन्होंने ऑब्जेक्शन रेस भी किया, लेकिन गवर्नमेंट ने उसे बिना कंसिडर किए लैंड को एक्वायर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के पास अभी केस गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलना चाहिए, तो इन्हें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलना चाहिए और इनका जो ऑब्जेक्शन है उसे कंसिडर किया जाए। नेक्स्ट केस है केस नंबर 32, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। यहाँ पे केस क्या होता है कि पान मसाला पे बैन था। यहाँ पे कुछ लोग पकड़े जाते हैं। यहाँ पे जो ट्रायल है वो इनिशिएट की जाती है दो एक्ट के अंदर, एक तो फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट में और दूसरा आईपीसी में। अब यहाँ पे ये इसको अपोज करते हैं। इनका कहना होता है कि आप दो एक्ट में ट्रायल इनिशिएट नहीं कर सकते। जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत सिंपल सी चीज बोली कि दो एक्ट के अंदर ट्रायल इनिशिएट करने पे कोई बार नहीं है। अगर कोई चीज आईपीसी में भी कवर हो रही है और फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट में भी कवर हो रही है, तो दोनों में ट्रायल चल सकता है। बार किस चीज पे लगा हुआ है कि एक ही पर्सन को एक ही ऑफेंस के लिए हम दो बार पनिश नहीं कर सकते, लेकिन दो अलग अलग एक्ट में जो ट्रायल चलनी है वो कंटिन्यू होगी। तो यहाँ पे सिंपल सी बात हुई है कि दो एक्ट में ट्रायल चलेगी। बार किस चीज पे लगा हुआ है, सिर्फ एक ही पर्सन को एक ही ऑफेंस के लिए दो बार पनिशमेंट हम नहीं दे सकते। और आज का लास्ट केस, केस नंबर 33, प्रकाश गुप्ता वर्सेस सेबी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डिसीजन बहुत ही सिंपल सा केस है कि अगर हमें सेबी एक्ट में ऑफेंस की कंपाउंडिंग करवानी है तो क्या वहां पे सेबी की पहले कंसेंट लेनी पड़ेगी फिर ही कंपाउंडिंग होगी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा कि सेबी की कंसेंट लेना इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस अंडर सेबी एक्ट। बस आपको सिंपल सी बात ये ध्यान रखनी है कि जो सेबी के व्यूज हैं, सेबी ने जो उस कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस रिलेटेड व्यूज दिए हैं वो हमें कंसिडर करने हैं, बट सेबी की कंसेंट लेना इज नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा सुनो, जाते जाते सब्सक्राइब का बटन दबा देना ताकि तुम भी बन जाओ कंपनी लॉ एक्सपर्ट।